एवरीवन, दिस है रिंकी पाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर का हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड इसको थॉरली पढ़ेंगे। ओके। जैसे कि आप क्लास 8 में तब आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें आपने एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी। लेकिन जैसे ही आप क्लास 9 में आते हो, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, सोशलिज्म इन रशिया और राइज एंड फॉल ऑफ हिटलर। ये सारे चैप्टर आप पढ़ते हो। आप बेसिकली कह सकते हैं आप वर्ल्ड हिस्ट्री को टच करते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form people militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. क्या होता है 14 जुलाई, ये आप डेट याद करिए, 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन स्टेट ऑफ, जो फ्रांस का एक शहर था पेरिस, वहाँ पे राजा ने इमरजेंसी लगा दी, या क्योंकि अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंक का माहौल था, लोग विद्रोह करने पे उतर आए थे। और राजा ने क्या करा, जो सेना थी उसको सिटी में भेज दिया कि आप देखो जाके कि लोग सड़कों पे क्यों उतर आए, क्या हो गया। एक्चुअली में रिवर्स फैल गया था वहाँ पे कि जो राजा है, जो वहाँ का रूलर है, वो कुछ आम लोगों पे फायर करवाने वाला है, आम जो लोग हैं वहाँ जनता पे गोली चलवाने वाला है। तो कुछ 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड टाउन इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। कुछ कुछ 7,000 के करीब जो लोग थे वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हो गए, और पीपल्स मिलिशिया, उन्होंने अपने आप को जनसेना में इकट्ठा कर लिया। जनसेना, उन्होंने खुद की मतलब अपनी सेना बना ली कि वो राजा के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है। और इस लड़ाई में उन्होंने कुछ, जब भी आपको पता है कि कुछ विद्रोह होता है, लोग किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करते हैं, तो क्या करते हैं, सारी जो वहाँ की पब्लिक प्रॉपर्टीज है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ऐसे यहाँ के लोगों ने भी किया, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया इन सर्च ऑफ आर्म्स। Finally, a group of several hundred people marched over the eastern part of the city, stormed the fortress prison Bastille, where they hoped to find hooded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoner released. Though there were only 7 of them, yet the Bastille was hated by all because it stood for the domestic power of the king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in markets to all those who wish to keep a souvenir of its destruction. क्या हुआ 1789 के टाइम ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और कैसे कैसे लोग जो थे उन्होंने अपने आप को जनसेना में स्टार्ट कर लिया, जनसेना बनाई उन्होंने, और लोगों जो राजा के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट कर दी। और इस लड़ाई में वो आगे आगे बढ़ते क्या हुआ, वो जो वहाँ की एक फेमस प्रिजन थी बेस्टिल, बेस्टिल वहाँ पे आ गए और उन्होंने उसको भी तोड़ दिया। और इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो वहाँ का जो कमांडर था उसको भी मार दिया गया, और प्रिजनर कुछ प्रिजनर थे उनको भी रिलीज कर दिया गया। और जो बेस्टिल था, जो बेस्टाइल था, वो क्या सिंबल था, राजा की डेपेस्टिक पावर का सिंबल था। मतलब डेपेस्टिक पावर होता है एब्सोल्यूट पावर ऑफ द रूलर। एब्सोल्यूट पावर ऑफ द रूलर मतलब जो सारी जो शक्तियां हैं, जो सारी जो पावर है, वो राजा के हाथ में। लोगों को उसके खिलाफ कुछ भी, मतलब लोगों को राजा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते कि सही गलत क्या है, ये वो जो आम जनता है उसको कोई भी इसमें अधिकार नहीं दिया गया था। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश एंड इट्स फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। जो फोर्टेस था, जो प्रिजन थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पूरा डिमोलिश कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया। और उसके जो स्टोन्स थे, बचे हुए टुकड़े उकड़े थे, उसको मार्केट में सोल्ड कर दिया गया। जो भी उसको एज ए सुवीनियर मतलब याद के तौर पे उसको रखना चाहते थे, वो उसको रख सकते हैं, इसलिए उन्होंने उसको क्या करा, बाजार में बेच दिया। ओके। अब जो ये दंगे थे, ये गांव में तो हो ही रहे थे, शहर में तो हो ही रहे थे, लेकिन साथ के साथ वो कंट्री साइड में भी स्टार्ट हो गए थे। ठीक है। पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। लोग क्यों ये मतलब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि राजा ने जो ब्रेड का जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है। उसकी वजह से जो लोग थे वो सड़कों पे उतर आए थे और राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके। सो नाउ स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, ये थोड़ा पीछे का था, फ्लैशबैक था। लेकिन अब जो हम स्टोरी पढ़ेंगे कैसे स्टार्ट होता है, जो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कैसे कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई वहाँ पे, ये हम इसको इस यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके। सो जस्ट लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। वेट। ओके।
होता है, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्या टाइमिंग थी, और कौन किस किस किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और कैसे क्या रूलर, कौन कौन रूलर थे वहाँ पे, क्या कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, इसको हम इस चैप्टर में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टोरी आप कह सकते हो यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो उसको एज अ, आप ये मत देखिए कि हिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत ही वास्ट है, आप इसको कैसे याद करोगे। इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको एज अ स्टोरी फॉर्म में याद करो, कि भाई कौन सा रूलर था, क्या क्या करा उसने, क्या क्या चेंजेस करे, और उसने मतलब लोगों के लिए क्या क्या किया। ये इस तरीके से आप एज अ स्टोरी टेलिंग फॉर्म में उसको याद करोगे तो आपको हिस्ट्री ज़्यादा बोरिंग और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लगेगी। ओके, नाउ फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी मतलब आप कह सकते हो 19th सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी तब आप, ठीक है। 1774 लुइस 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। लुइस बर्बन फैमिली से लुइस 16 था, वो राजा बना, एंड ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट। जब वो मात्र वो जब 20 साल का था तब वो राजगद्दी पे बैठा था, तब वो उसने फ्रांस का थ्रोन अपने सर पे पहना था, और उसने उसकी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट से हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो राजा बना तो उस टाइम पे उसके और ब्रिटेन के बीच में एक लंबा वॉर स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट हो रखा था, जिसकी वजह से उसका जो फ्रांस में जो उसका ट्रेजर था वो पूरा एम्प्टी ट्रेजर था, उसको एम्प्टी ट्रेजर मिला, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो फ्रांस में स्टार्ट पहले ही हो चुके थे, और उसके आने पे उसको और ज़्यादा उसका जो ट्रेजर था वो पूरा खाली मिला। ओके, अब क्या होता है, एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट सोर्स एट, अब ऊपर से उनका जो पैलेस था, जो उनका पैलेस था उसका भी खर्चा बहुत ज़्यादा था, उसको भी मेंटेन करना, उसको भी मेंटेन उसको मेंटेन करने के लिए भी उनको भी बहुत ज़्यादा खर्चा जा रहा था। अंडर और नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे क्या होती है, अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प्स 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन। क्या होता है, जो उनका एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, और उस कॉमन एनिमी में अमेरिका जो था वो भी उसका साथी था फ्रांस का, लेकिन अमेरिका को उसने ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए उसने उसकी 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए उसने उसको हेल्प करी, और कुछ उसको अपने मतलब जो भी उसने फाइनेंशियल उसको हेल्प करी, जिसकी वजह से फ्रांस में और ज़्यादा फाइनेंशियल टर्मोइल स्टार्ट हो गया, और उस पर जो जो वॉर ने जो डेप्थ था वो और ज़्यादा बढ़ते गया, ठीक है। 1 बिलियन लिब्रेस से वो बढ़ते बढ़ते वो 2 बिलियन लिब्रेस, मतलब उस टाइम की जो करेंसी है, उसको ये बोल सकते हैं लिब्रेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही थी, और ऊपर से फिर जो फ्रांस था उसको वहाँ पे क्या कहते हैं अपने बजट पे, और रेगुलर जो एक्सपेंसेस है सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस और यूनिवर्सिटी, इन सारी चीज़ों को भी मेंटेन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत थी, जो कि वो फ्रांस में ख़त्म हो चुकी थी, जो कि फ्रांस में पूरा फाइनेंशियल टर्मोइल स्टार्ट हो चुका था। तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और ये सारी, लेकिन फ्रांस के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन सब चीज़ों को मेंटेन कर ले, और फ्रांस में चीज़ों को कंट्रोल कर ले। तो इसकी वजह से ही लोग जो थे वो धर्म क्या कहते हैं प्रोटेस्ट पे उतर आए थे। ओके, नाउ अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो आपको बहुत याद करनी है, वो है फ्रांस सोसाइटी। मेन है कि जो फ्रांस सोसाइटी थी वो, आप कह सकते हो जो फ्रांस सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फ्रांस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट, and only one member of the third is only member of the third state paid taxes. Clergy, first state is clergy, nobility, big businessmen, merchants, courtyard officials, etc. अब क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेट है उसमें कौन कौन आते हैं, फर्स्ट स्टेट में आपके सारे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट्स ऑफिशियल्स, लॉयर, ये सारे आते हैं। ओके, सेकंड में आपके नोबिलिटी, पेजेंट, आर्टिसंस, ये सारे लोग आते हैं। एंड जो थर्ड स्टेट था उसमें आपके स्मॉल पेजेंट, लैंडलेस, लेबरर और सर्वेंट्स, ये सारे लोग आते हैं। ओके, तो अब क्या कहना है कि जो टैक्स है वो किसको देना है, सिर्फ इनको देना है, इनको मतलब थर्ड स्टेट को देना है। और जो 2 स्टेट हैं ऊपर के, जो ये 2 स्टेट हैं, ये फ्री हैं, ये कोई भी टैक्स नहीं देंगे, ये फ्री हैं, ये कोई भी टैक्स नहीं देंगे, मतलब सारा जो टैक्स का जिम्मा है वो थर्ड स्टेट को देना है। ओके, वो थर्ड स्टेट को देना है। लेट मी क्लियर दिस, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो सारा टैक्स का जिम्मा है वो थर्ड स्टेट पे करेगा, टैक्स ओनली पेड बाय
थर्ड स्टेट, सॉरी मतलब हाँ थर्ड स्टेट। अब the society of state was part of the feudal system that dated back to middle। अब ये सोसाइटी जो फ्रांस सोसाइटी थी वो फ्यूडल सिस्टम पे चलती थी। फ्यूडल सिस्टम होता है जिसमें आप बोल सकते हो सामंतवाद, जिसमें जो जो जमीन होती है, जो आप बोल सकते हो जो जमीन होती है वो कुछ लोगों के पास होती है, मतलब कुछ जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, जमींदार प्रथा बोल सकते हैं, उनके पास होती है। और जो गरीब किसान होते हैं वो उस पर खेती करते हैं और उनको उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरीके की जो फ्रांस सोसाइटी थी 1789 से पहले, उसको ओल्ड रेजिम बोला जाता था बिकॉज ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल फॉर्म ऑफ सिस्टम। ओके, नाउ peasants made only peasant made up 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब फ्रांस सोसाइटी में जो क्या बोल सकते हैं आप, जो फ्रांस सोसाइटी थी उसकी जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ 90% जो पेजेंट थे, ठीक है उसमें। और क्या है था, लेकिन किसान, जो ये किसान थे उनको खेत कल्टीवेट करने के लिए उनके पास कुछ स्मॉल नंबर खेती होता था, कुछ कुछ ही लोगों के पास अपने खेत होते जिसको वो कल्टीवेट करते थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नॉवेल्स एंड द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। और एक मिनट वेट, और क्या होता था, और 60% जो लैंड था ओन था किसके द्वारा, चर्च के थ्रू, ठीक है। और जो उस टाइम पे आपके नॉवल्स थे उनके पास, और कुछ रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट के कुछ रिच मेंबर थे उनके पास में कुछ था। द फर्स्ट, अब क्या था, the member of the first two state, that is clergy and the nobility, enjoy certain privilege by the birth। अब जो ये दो स्टेट थी, क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, इनको बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए थे जिसको वो बाय बर्थ एंजॉय करते थे। क्या प्रिविलेजेस थे वो हम आगे देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट was exemption फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या था भाई उनको, कि उनको सरकार को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था, मतलब दे आर फ्री टू नॉट गिविंग एनी टैक्स टू दी स्टेट, कि उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था सरकार को। जो टैक्स था वो सारा थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। तो उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्रिविलेजेस मिला हुआ था कि उनको थर्ड स्टेट को, मतलब उनको सॉरी उनको स्टेट को कोई भी टैक्स नहीं दे रहा था। द नोवेल्स फर्दर इंजॉय फ्यूडल सिस्टम, जो नोवेल्स थे उनको भी फ्यूडल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सटेंडेड फ्रॉम द पेजेंट्स। अब जो फ्यूडल ड्यूज थे, जो भी बचा हुआ उनका जो कर्जा था, जो भी ड्यूज थे, वो किससे वो लेते थे, एक्सटेंड करते थे पेजेंट से, किसानों से। पेजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर द सर्विस टू लॉर्ड टू वर्क इन दी हाउस होल्ड एंड फील्ड्स। जो पेजेंट थे वो, उनको क्या करना पड़ता था, उनको उनके घरों में या उनके खेतों में काम करना पड़ता था, अपने लॉर्ड्स के वहाँ पे जो भी इनके मालिक हैं उनके खेतों में। टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड, या फिर आर्मी में सर्व करना पड़ता था। टू वर्क इन द हाउस होल्ड, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड, या फिर आर्मी में या बिल्डिंग जो रोड्स है, रोड जो बनते थे उनमें उनको पार्टिसिपेट करना था, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो थर्ड स्टेट था, जो पेजेंट था वहाँ के, जो जो पेजेंट थे उनकी वो जो स्थिति थी जो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। और मेनली जो दो जो बड़ी कम्युनिटी थी, क्लर्जी और नोबिलिटी, उनको सारे प्रिविलेजेस थे मिले हुए थे। द अब क्या होता है, द चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर फ्रॉम इट्स टैक्स एंड कॉल्ड टिथेस फ्रॉम द पेजेंट। जो चर्च था वो भी अपना शेयर लेता था कुछ अपना, जिसको आप बोल सकते हो टिथेस फ्रॉम द पेजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। जो चर्च था वो पेजेंट से कुछ टैक्स कलेक्ट करते था, टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसको वो टिथेस बोलते थे, टिथेस। चर्च पेजेंट से कुछ टैक्स कलेक्ट करता था जिसको वो तिथेस बोलते हैं। एंड फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। और जो थर्ड मेंबर थे, जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे उनको चर्च को भी टैक्स देना था, और साथ के साथ वो स्टेट को भी टैक्स देते थे, ठीक है। मतलब उन पे डबल डबल बर्डन पड़ता था, डबल उनको बर्डन सहना पड़ता था, स्टेट का भी और एज वेल एज चर्च का भी। दिस इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइले। अब जो डायरेक्ट टैक्स वो गवर्नमेंट को देते थे उसको वो टाइले बोलते थे। इन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वर लेविड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कॉमन कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टबैको। और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी थे जो डेली आर्टिकल्स भी है, या भी बोल सकते हो डेली यूजेस ऑफ पे लगते थे, जैसे कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट पे, टबैको पे, वो भी उनको देने पड़ते थे। द बर्डन ऑफ फेसिंग एक्टिविटीज स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज borne एंड बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब जो ये सारे टैक्सेस थे, ये सारे
थर्ड स्टेट को अलोन ही अपने ऊपर लेने पड़ते थे, जिसकी वजह से जो लोग थे, मतलब जो गरीब किसान था, जो गरीब जो तबका था सोसाइटी का, जो सबसे नीचे पे था, उसको सबसे ज़्यादा बर्डन सहना पड़ता था इस टाइम पे, ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रूलर ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम, लुइस 16 के टाइम पे। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लुइस 16। तो इस टाइम पे जो फ्रांस सोसाइटी थी उसको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है। अब इस चैप्टर को हम वी विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ आज के लिए हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड वेरी मच। और आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर कुछ क्वेरीज हो उसको भी आप कमेंट करके बताएं हम। ओके।